स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स जो कल मैंने आपको होमवर्क दिए थे, थोड़े से एक एक करके शुरू करते हैं। ध्यान देंगे सब लोग, अपने स्टेप्स चेक करेंगे। एमसीक्यूज जो है वो ओरली भी हो जाते हैं, बट मैं उनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करूंगा, सो दैट कि अगर वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ना आए तो आप भी तब भी कर पाओ। जैसे आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देयर आर टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम्स एंड +5 माइक्रोकूलम्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 to the power -6, 10 to the power -6। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। There are two charges, +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम। Q1 है +1 माइक्रोकूलम, Q2 है +5 माइक्रोकूलम। माइक्रो इज 10 to the power -6। The ratio of the forces acting on them, ला मांडेज पड़े 1:1। मतलब फर्स्ट सेकंड पे कितनी फोर्स लगाएगा? सेकंड फर्स्ट पे उतनी फोर्स लगाएगा ना। एवरी एक्शन व हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व। अब वो कोई भी हो सेम रहेगा। सो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कुछ भी हो, एनी कंडीशन, फोर्स सेम रहेगी। देयरफॉर फोर्स will be same, so 1:1 ratio। सेकेंड पे आ जाएं, 2 point charges placed in a medium of dielectric constant 5 are at a distance r between them। so 2 point charges हैं, मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। तो F हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2/r²। बात नहीं बेटा, सामने ध्यान दोगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम, F0 निकालना है। ये F इन मीडियम है, F0 निकालना है। तो रिलेशन क्या होता है? F0/Fm इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो फोर्स इन एयर कितना हो गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स फोर्स इन मीडियम। तो आंसर क्या आ गया? 5F। क्लियर? F0/Fm इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको Fm मालूम है, F और F0 निकालना है, तो वो कितना हुआ? 5F। तो रिजल्ट हुआ 5F। क्लियर? आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है? The ratio of forces between two small spheres with constant charge in air, in medium and dielectric constant K। सिंपल। जब दो स्मॉल स्फीयर्स हैं, पहले फर्स्ट पार्ट में फोर्स कितनी होगी विद एयर? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इन मीडियम तो FM FB 1/4 पाई K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। डायरेक्टली भी सोच सकते हो, F0/Fm ये हो गया किसके इक्वल? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल। तो रिजल्ट होगा K:1। पहले 3 सिंपल हो गए, समझ में आ गए। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। The force between two charges held at distance r meter away from each other is F Newton. What is the force between them when the distance between them is changed to r/2 और 2r? अब ध्यान देना, ओरली तो हो जाता है, डिस्टेंस को r/2 करेंगे, नीचे 2 आ गया, उसका स्क्वायर हो गया, 4 ऊपर चला गया, तो फोर्स हो गई 4F। एमसीक्यू में तो कर लोगे, लिखोगे कैसे? सीबीएसई में नंबर क्यों कटते हैं बच्चों के? प्रेजेंटेशन नहीं आती। सो प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, ध्यान से करो। आपको देखो क्या बोला, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F। सो आपको F दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला? डिस्टेंस कर दिया आपने r/2, तो इसको F1 बोल दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये बन गया 4F। ये प्रॉपर तरीका लिखने का, सिंपल।
इसी तरह सेकंड पार्ट में डिस्टेंस कितना किया 2r, F2 कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 2r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ये हो गया 1/4 f। ओरल मेथड भी क्लियर है, डिस्टेंस 2r हो गया, नीचे 4 आ गया तो f/4 हो गया, डिस्टेंस r/2 है, 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, 4f हो गया। फोर्थ क्लियर। आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में बोला टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो चार्ज हैं Q और Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। Calculate the magnitude of charges so that the force between them is equal to the weight of 20 kg child। 20 किलो का बच्चा, 20 किलो के बच्चे का वजन कितना होगा mg। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, फोर्स किसके बराबर हो गया 20 किलो के बच्चे के वेट के, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा mg के बराबर। फोर्स कितना है k Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 1 मीटर। इस मास कितना है 20 और गधे की वैल्यू 9.8। G10 तो नहीं बोला, नहीं बोला, यहां तक क्लियर। Q स्क्वायर कितना आया, Q स्क्वायर आया 196 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q कितना आ गया 14 अपॉन 3 10 टू पावर 4, नीचे बचा √10। कैलकुलेट हो जाएगा, हो जाएगा 3.1 होगा करीब करीब, तो 14 अपॉन 3.1, 14 अपॉन 9, 14.9, 1.5 कुछ इंटू 10 टू पावर -4 आ रहा है, ठीक है। सो 1.5 के आसपास इंटू 10 टू पावर -4। अब ये देखो एमसीक्यू में अगर आ जाए तो आप राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो ना, बार बार कैलकुलेट थोड़ी ना करोगे गधे की तरह। और हाँ, डिपेंडिंग कि ऑप्शंस बहुत पास पास हैं या दूर दूर हैं, ऑप्शंस दूर दूर हैं तो राउंड ऑफ करके फटाफट आंसर निकालो और खत्म हो गई कहानी। हाँ जी बेटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो 9.8 लेना चाहिए, बाकी चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्या बोल रहा है, कहता है टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर्स इतना इतना ईच आर सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर्स। ये तो किया था लास्ट क्लास में, किसी को डाउट है इसमें, दोबारा करना है? नहीं, ऑलरेडी डन, इसी पीडीएफ में है। नेक्स्ट आंसर नंबर 7। किसी के लिए भी दोबारा करना हो बेटा पिछली क्लास वाला क्वेश्चन तो प्लीज बोल देना, दोबारा कर दूंगा। 7 सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। 2 पॉइंट चार्जेस 8 एंड 15 -15 अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 20। पहले चार्ज है +8 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है -15 माइक्रोकूलम। फोर्स की वैल्यू हो गई 20 बोला, के 8 माइक्रो 15 माइक्रो बाय आर स्क्वायर, मानते हो बेटा? अब क्या बोला, +7 माइक्रोकूलम दिया, तो अब Q1 डैश कितना हो गया 15 माइक्रोकूलम। सेकंड का चार्ज कितना हो गया, -15 में 7 दूंगा तो -8। हाँ, सॉल्व ही क्यों करूं, 15 और 8, 15 और 8 फोर्स सेम रहेगी, तो अब फोर्स कितनी हो गई, फोर्स रही अब के 15 माइक्रो 8 माइक्रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आंसर आ गया फिर से 20 न्यूटन। नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। +7 दिया, +8 -15 है, अब -8 +15 हो गए, -8 +15 है, प्रोडक्ट तो उतना ही रहेगा वैल्यू में, तो सेम आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? आगे पीछे ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? Next, two ideal small conducting balls B1 and B2 are given -7 and +4 charges respectively. They are brought in contact with the third identical ball B3 and then separated. If the final charge on B3 is -2, initial charge on B3. ये बेसिकली पिछली एक्सरसाइज टाइप का क्वेश्चन है, फोर्स की बात नहीं है, ध्यान देंगे। आंसर नंबर 8 कह रहा है टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 B2, एक को चार्ज दिया -7,
क्या है, पिको है, पिको कूलम, ए और बी, बी पे कितना है +4 पिको कूलम। अच्छा जी, चार्जेस रिस्पेक्टिवली दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3, एक तीसरी बॉल है B3 और इस पे चार्ज है, नहीं फाइनल दिया हुआ है, इस पे चार्ज मान लिया Q, इस पे चार्ज मान लिया Q, तीनों को आपने टच कर दिया, शेयरिंग ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस। शेयरिंग के बाद फाइनल चार्ज कितना हो गया -2, मतलब Q -7 पिको 4 पिको डिवाइडेड बाय 3, इनका एवरेज कितना है -2 पिको कूलम। तो आपके पास आया Q -3 पिको इज इक्वल टू -6 पिको कूलम। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आई, तो इस पे इनिशियल चार्ज कितना हुआ -3 पिको कूलम। क्लियर, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। शेयरिंग हुई, शेयरिंग के बाद इक्वली चार्ज डिवाइड हो गया। आ जाते हैं 9th पे, 9th हुआ, वेरी गुड। 9th पे ध्यान दें, 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस E। जो डिफिकल्ट वाला होगा मैं अपने आप करके साइड हो जाऊंगा, आपको लिखने का टाइम दूंगा। आपका कोई डाउट हो तो प्लीज बोल देना, अभी मैं स्टेप्स सबके कर रहा हूं। 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। दो पॉजिटिव आयंस हैं, दोनों पे चार्ज है QQ, डिस्टेंस है दोनों के बीच का D। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द आयंस, तो F कितना हुआ K Q² by D²। The number of electrons missing from each ion will be, okay, number of ions, Q क्या होता है Ne, number of electrons होगा, ions क्यों बोल रहा है, number of electrons, जितने मिसिंग होंगे वो क्या हो जाएगा Ne हो जाएगा। तो Q को Ne के बराबर कर दो, F की टर्म्स में आपको आंसर चाहिए। सो Q कितना हो जाएगा Ne, सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास F आ गया 1/4πε0 n² E² डिवाइडेड बाय D²। आपके पास n² कितना आ गया 4πε0 FD² डिवाइडेड बाय E²। सो n की वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 4πε0 FD² अपॉन E², 4πε0 FD² अपॉन E²। सिंपल, नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं 10th पे। 10th क्या बोला, 10th कह रहा है 2 point charges A and B having charges +Q and -Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of charge of A is transferred to B, then force between the charges become, ये हो गया आप सबका पक्का? नहीं, कोई बात नहीं, सामने देखो, कोई बात नहीं। आपको बोल रहा है 2 point charges A and B having charge +Q and -Q. So charge on A दिया है बेटा +Q, charge on B दिया है -Q, are placed at a certain distance apart, दोनों को किसी डिस्टेंस, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। तो F हो गया K Q² by R², रखो संभाल के। आगे क्या बोल रहा है, इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ A is transferred to charge on B, A का 25%, मतलब चार्ज ट्रांसफर्ड कितना हुआ, चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ 25% ऑफ +Q, मतलब Q/4 ट्रांसफर हुआ, +Q/4 ट्रांसफर हुआ। देयरफॉर न्यू चार्ज ऑन A कितना हुआ, न्यू चार्ज ऑन A QA' नाम दे दिया, ये होगा Q में से Q/4 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचा 3Q/4। न्यू चार्ज ऑन B कितना हुआ, QB' बोल दिया, उसके पास था -Q, उसको जुड़ गया +Q/4, ये हो गया -3Q/4। मानते हो बेटा? तो अब आपको बोला फोर्स निकालो, फोर्स कितना हो गया K QA' QB' by R², so K/R² into 3Q/4 into 3Q/4। आंसर आ गया 9/16 KQ² R², that is 9/16 F। क्लियर? ये न्यू फोर्स हो गई, समझ में आ गई बेटा?
सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? आ जाते हैं 11th पे। 11th क्या कह रहा है? टू बॉडीज से ए एंड बी, से ए एंड बी आर हेल्ड एट अ डिस्टेंस 2 meters अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी, दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। चार्ज ऑन ए एंड बी आर +6 and -3, +6 कूलम -3 कूलम। कैलकुलेट द फोर्स। है शान के खिलाफ क्वेश्चन। 9 × 10⁹, 6 3 by 2 × 2, ये हो गया 3, 9 9 से 81, 81 by 2, 81 by 2 40.5, 40.5 × 10⁹ न्यूटन। आगे क्या बोला? If they are brought in contact with each other and again kept at same position, when brought in contact, sharing होगी। When brought in contact, sharing of charges will take place। तो आपके पास Q1 डैश और Q2 डैश दोनों कितने आ गए? दोनों जोड़ो। 6 में 3 जोड़ा, +6 में -3 जोड़ा, कितना हुआ? +3। हाफ एक के पास, हाफ दूसरे के पास, तो पहले वाले के पास चार्ज कितना आ गया? 3/2। दूसरे वाले के पास भी कितना आ गया? 3/2। नो प्रॉब्लम, इधर तक कोई शक नहीं बेटा। अब फोर्स कितना होगा? फोर्स हो जाएगा K 3/2 अपॉन 2 स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो। 81 81 by 16, 81 by 16 into 10⁹9, यह आ गया 5.06 into 10⁹9 न्यूटन। क्लियर? इजी क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है 12? Two identical metallic spheres having unequal opposite charges are placed at distance इतना meters apart. Okay, two identical metallic spheres having unequal opposite charges. तो एक पे चार्ज मान लिया +x, दूसरे पे चार्ज क्या मान लिया? -y। सो पहले वाले पे चार्ज मान लिया +x और दूसरे पे चार्ज कितना मान लिया? -y। इनको कितने डिस्टेंस दूर रखा? 0.9 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 0.9 मीटर। आगे क्या बोला? आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में लाए तो Q1 डैश और Q2 डैश कितना हो जाएगा? x - y/2। यही होगा कि नहीं? कॉन्टैक्ट में लाने पे, ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दे आर अगेन प्लेस्ड एट अ सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस अभी भी सेम रखा। नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम इज 0.025। अब नई फोर्स है 0.025, पुरानी नहीं पता, नहीं पता है। आप क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द फाइनल चार्ज। अरे यही निकालना है, तो इसको मैंने क्यू बोल दिया। मुझे क्यू निकालना है, तो एक्स वाई से कोई मतलब ही नहीं है। एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक्स वाई नहीं निकालना, मुझे सिर्फ फाइनल चार्ज निकालना है। तो एफ डैश कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो आपके पास 25 × 10⁻3, 9 × 10⁹9 क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस? 0.9। सो उसका स्क्वायर 9 × 9 × 10⁻²। 9 से 9 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा। निकाल लोगे? क्यों निकल जाएगा? आ जाओ 13th पे। किया था लास्ट क्लास में 13। किसी के लिए दोबारा करना है तो बोलिए। 13 किसी के लिए दोबारा करना है? ऑनलाइन किसी का 13 डाउट था, कोई रह गया हो, किसी को दोबारा से समझना हो तो प्लीज बोलिए। ओके, दिस इज ऑलरेडी डन लास्ट टाइम। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 14th। आ गया इसका आंसर? इसका आया नहीं? कोई बात नहीं, जिसका नहीं आया सामने देखो। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। पहले कर देता हूं, साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। सामने समझो बेटा, बिटिया सामने ध्यान दो, बतौले नहीं। आपको बोल रहा है टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻³ न्यूटन। टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, टाइम दूंगा लिखने का, समझेंगे पहले। रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻³ न्यूटन।
द चार्ज ऑन वन स्फीयर इज ट्वाइस द चार्ज ऑन अदर। इस पे Q मान लिया तो इस पे कितना होगा 2Q, मतलब फोर्स दी हुई है, डिस्टेंस कुछ बोला है नहीं बोला, R बोल दिया। सो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू K Q 2Q बाय R स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे क्या बोला? व्हेन टेकन 10 सेंटीमीटर्स फर्दर अपार्ट, मतलब नया डिस्टेंस हो गया R प्लस 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस जोड़ दिया आपने, तो पहले कितना था R मीटर, अब कितना हो गया R प्लस 0.1 मीटर ऐड कर दिया, तब फोर्स कितनी हो गई 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 माइनस 4। अब फोर्स है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 न्यूटन। सो न्यू एफ डैश दैट इज 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू K Q 2Q बाय R प्लस 0.1 का स्क्वायर। नंबर 2, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड। तेरे को क्या बोला है देख, अपार्ट नहीं फर्दर अपार्ट, तो पहले R था 0.1 और जोड़ दिया, ठीक है। सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ये सब कुछ कट जाएगा, K Q 2Q कट जाएगा, 1 बाय R स्क्वायर बचा, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया। कितना बचा, कटिंग करो, ये 10 ऊपर चला गया, 5 to 4 बचा, स्क्वायर रूट करो, R प्लस 0.1 अपॉन R इज 2, सो R प्लस 0.1 इज इक्वल टू 2R। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में ओरिजिनल कितना हो गया 0.1 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 0.1 मीटर। चार्ज निकालना है, सो सब्सटीट्यूट करो फर्स्ट में, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू K 9 इंटू 10 टू पावर 9 2Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। R मतलब 10 टू पावर माइनस 1 उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई, ये 2 से 2 कट गया, 3 को नीचे ले जाओ, 1 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 2 है, माइनस 2 ऊपर जाके हुआ 11, 11 नीचे गया माइनस 11, ऊपर गया 11, इधर गया 11, ऊपर गया माइनस 14, 10 टू पावर माइनस 14 बचा इस Q स्क्वायर। सो Q की वैल्यू आ गई 1 बाई 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो 100 बाई 3 हो गया 33.3 और 10 टू पावर माइनस 9 हो गया नैनो कूलम। सो Q1 हो गया 33.3 नैनो कूलम और Q2 हो गया 66.6 नैनो कूलम। समझ में आ गई बात? क्लियर सबको? श्योर? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? ये डाउट था आप लोगों का? प्लीज लिख लीजिए इसको, प्लीज लिख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, किसी ने दोबारा पूछना हो तो बोलो। मैंने यहाँ पे इसीलिए लगा के रख लिया था, बड़ा क्वेश्चन था ना। ये पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्या करा था दोबारा देख लो इसको, जिसको नहीं आया था उस दिन दोबारा देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या बोला इस क्वेश्चन में? कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों पे ऑपोजिट चार्ज है। तो पहले वाले पे चार्ज माना प्लस एक्स, दूसरे पे मान लिया माइनस वाई। पहले वाले पे चार्ज माना प्लस एक्स, दूसरे पे मान लिया माइनस वाई। आपको फोर्स दिया है 0.108 न्यूटन, डिस्टेंस है हाफ, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एक इक्वेशन आ गई। जब इन दोनों को टच किया, शेयरिंग ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों के चार्ज क्या हो जाएं? इक्वल। दोनों के चार्ज इक्वल कर दिए, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो x माइनस वाई बाय 2 हो गया दोनों का चार्ज। अब फोर्स कितना हो गया? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, x माइनस वाई निकल गया यहां से। x माइनस वाई पता है, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 केस बनते हैं। अब x प्लस वाई निकालो क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूलाज यूज करके, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। सब्स्टिट्यूट करके x प्लस वाई निकाल लिया। अब x प्लस वाई, x माइनस वाई पता है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लिया। ये किया था लास्ट क्लास में हमने। क्लियर है सबको? ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को?
आ जाते हैं 16th पे. Two charges of 1 coulomb each are placed 20 centimeter from each other so that one charge is in air and the other charge is in water of dielectric constant 81. एक चार्ज एयर में है, दूसरा चार्ज वाटर में है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है. वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है. क्या बोला आगे? वन चार्ज इज 10 सेंटीमीटर above the surface and the other is 10 centimeter below the surface. एक चार्ज ये रहा Q1 कितना है? 1 कूलम, 10 सेंटीमीटर above the surface, दूसरा 10 सेंटीमीटर below the surface. क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको? इक्विवेलेंट डिस्टेंस. इक्विवेलेंट डिस्टेंस. सो आप स्टेटमेंट्स में क्या करोगे? 10 सेंटीमीटर इन वाटर is equivalent to 10 root 81, that is 90 centimeters in air. यही फॉर्मूला बताया था आपको, R रूट K. तो 10 सेंटीमीटर पानी का मतलब हुआ 10 रूट 81 यानी 90 सेंटीमीटर इन एयर. तो सिचुएशन क्या बन गई आपके पास? Q1 है 1 कूलम, Q2 हो गया 1 कूलम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर. ये 100 कैसे आया? 90 प्लस 10. ये 10 सेंटीमीटर एयर के लिए कितना बन गया? 90 प्लस 10 टोटल कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर. तो अब दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी? K, दैट इज 9 into 10 to power 9. Q1 दैट इज 1, Q2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दैट इज 1. आंसर आ गया 9 into 10 to power 9 न्यूटन. क्लियर? समझ में आ गई सबको यहां तक? आ जाते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 17 किया था लास्ट क्लास में. 17 ऑलरेडी डन. ऑलरेडी डन लास्ट टाइम. याद है ना सबको? किया था ना लास्ट क्लास में? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या करते थे इसमें? मैक्सिमम मिनिमम. याद है ना सबको? आ जाते हैं 18 पे. 18 ये भी कंसेप्ट किया था और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इस टाइप का इंपॉर्टेंट है. ये कंसेप्ट किया था, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. आपको बोला प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स वर्सेस 1 by r square. So F is equal to K Q1 Q2 by r square. फोर्स along x axis है, 1 by r square आपने y एक्सिस के मान लिया. Therefore y is equal to K Q1 Q2 into x. तो ये क्या हो गया? स्लोप. Therefore graph is a straight line passing through origin having slope proportional to Q1 Q2. चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा स्लोप. हाँ कि ना? जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा. तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा इस तरह से. F और 1 by r square दो बनाने पड़ेंगे. ये बोलोगे Q1 into Q2 ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बनेगा, और ये बनेगा Q1 into Q2 लेस देन 0 के लिए. दोनों एक साथ बनेंगे, दोनों बनाने पड़ेंगे. आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है वेयर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस फॉर पेयर ऑफ चार्जेस दिस एंड दिस. ओके, उसने वैल्यू दे दी. और पेयर ऑफ चार्जेस का प्रोडक्ट पहले पेयर 1 आपके पास है 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम. पेयर 2 आपके पास है 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम. तो इसका प्रोडक्ट ज्यादा है, ऊपर वाले का प्रोडक्ट कम है. तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा? F 1 by r square ये बनेगा 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम के लिए इसका स्लोप कम है, और दूसरा बनेगा ज्यादा स्लोप वाला 2 माइक्रो माइनस 3 माइक्रो. नेगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप. इसका प्रोडक्ट कम है तो कम स्लोप, इसका प्रोडक्ट ज्यादा है तो ज्यादा स्लोप. ये हो गया होगा ये सब सबसे समझ में आ गया? ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे.
जी बेटा, नहीं समझ में आया? पहले बता, ये मैथ समझ में आई जो मैंने बताई? मैंने बोला ये y एक्सिस, y इज इक्वल टू y प्रोपोर्शनल टू x। स्लोप लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये m हो गया स्लोप, ये x और c नहीं है, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और स्लोप हो गया kq1 q2, k तो हमेशा कांस्टेंट है, मतलब स्लोप किस पे डिपेंडेंट है? चार्जेस के प्रोडक्ट पे। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव, चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव तो स्लोप नेगेटिव। और वैल्यू जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा प्रोडक्ट। समझ में आ गई ये बात? नेक्स्ट, हाँ जी बेटा। तो यहाँ पे f को y नहीं लिखना चाहिए, दोबारा? यहाँ पे f को y नहीं लिखना चाहिए। हाँ वही लिया है बेटा, y एक्सिस। मैं ये एक्सिस शो कर रहा था, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखा है मैंने। लिखोगे y एक्सिस पे तो फोर्स ही लोगे ना, वही तो लिया। y एक्सिस पे मैंने फोर्स लिया। लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 बेटा, नहीं, f ले रहे हो ना y एक्सिस पे। ये तो दिस आई हैव रिटन टू कंपेयर, ये कंपेयरिंग के लिए लिखा है, कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन, विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट। पेज गलती से आ गया। नेक्स्ट, ये कुछ मिस तो नहीं हुआ? 18 था ना, ठीक है। 19, सपोज द चार्ज, ये हुआ आपसे? नहीं? अच्छा क्वेश्चन लगा ना, जेई का क्वेश्चन है, सामने देखो। इजी है, मुश्किल नहीं है, इतना इजी है कि क्या बताऊं। तुम कहोगे हो ये करना था इसमें, बहुत सिंपल है। कह रहा सपोज अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिफर। होता तो नहीं है, बट मान लिया एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज स्लाइटली डिफर कर रहा है। वन ऑफ देम इज माइनस ई, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का होगा ये, एंड द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई, ऑब्वियसली ये प्रोटॉन का होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो क्वेश्चन के साथ लिखने का टाइम दूंगा, समझोगे। निशु सामने देख बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लिया क्वेश्चन में जो गिवन है माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज हो गया ई प्लस डेल्टा ई। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आगे क्या बोला? इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन हाइड्रोजन एटम there is one proton and one electron, therefore total charge कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में? माइनस ई प्लस ई प्लस डेल्टा ई। तो टोटल चार्ज हाइड्रोजन एटम का कितना हो गया? डेल्टा ई। वैसे अभी एक्चुअल केस में एक प्लस ई और माइनस ई है, टोटल चार्ज हाइड्रोजन एटम का कितना होगा? 0, न्यूट्रल है। ठीक है, आयन थोड़ी ना, हाइड्रोजन एटम का टोटल चार्ज क्या है? 0। बट इस सिचुएशन में होगा क्योंकि दोनों का चार्ज क्या हो रहा है? डिफर हो रहा है। कितना चार्ज है? डेल्टा ई। ओके, क्या बोला? इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट इज 0, देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब जो दोनों के बीच में फोर्स है, वो कितनी दी हुई है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर दिया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई K Q1 डेल्टा E Q2 डेल्टा E, क्योंकि उसने दो हाइड्रोजन एटम्स की बात की है। दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में चार्ज कितना होगा? डेल्टा E डेल्टा D डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। m1 मास कितना होगा? अच्छा गिवन है, ओ शिट, बाई चांस ना गिवन होता तो यही लेना होता। प्रोटॉन का मास लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का और उससे भी छोटा होता है, तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अगर नहीं गिवन होता तो भी यही लेते हैं, 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -27।
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यही बोला है सिचुएशन क्वेश्चन में, यही सिचुएशन बोली है। अब डिस्टेंस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, डेल्टा ई का स्क्वायर कितना आया 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 54 minus 65 divided by 9 into 10 to power 9। ये कितना हो गया 10 to the power, ये हो गया 6.67 into 1.67 into 1.67 divided by 9 into 10 to the power 65 minus 9 minus 65 plus 9 कितना हुआ 74। ये देखो 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 ये 14-15 के आसपास आ जाएगा। इसको 1.5 सोच लो, 2.25 ढाई मान लो, 2.5 इसको 7 मान लेते हैं, क्योंकि ऑफ द ऑर्डर बोला है ना। हमें ये देखना बहुत बड़ा नंबर ना आ जाए बस, क्योंकि नहीं तो फिर इसके जीरोस भी उसमें कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। सो ये करीब करीब आप लगा लो, ज्यादा से ज्यादा 20 आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। 2.5 और 6.67, 2.5 और 7 को डबल करो 14 और उसमें 3.5 जोड़ो 17.5, 20 से कम ही रहेगा। डिवाइडेड बाय 9 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा पूरा सॉल्व करके, इंटू 10 टू पावर माइनस 34 माइनस 74। इसका स्क्वायर रूट करूंगा, डेल्टा ई वो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना आएगा 1 का स्क्वायर रूट करूंगा 1 ही रहेगा उसी ऑर्डर में, ऑफ द ऑर्डर ऑफ ये कितना बचेगा 10 टू पावर 74 का आधा 37। हाँ जी, हाँ मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं इसलिए। बेटा फर्क पता है क्या होता है, सपोज कर ये 10 आ रहा होता या 20 आ रहा होता या 100 आ रहा होता तो 10 की पावर्स को देखना पड़ता, इसमें नहीं है ऑप्शंस में। क्या अब अगर होता तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया होना चाहिए। रिजल्ट हो गया 10 टू पावर माइनस 37। जी बेटे फिर पूरा करना पड़ता, नहीं फिर भी ऑफ द ऑर्डर बोला ना, तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर माइनस, मैंने नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया। अगर एमसीक्यू करना होता तो मैं ये सॉल्विंग ही ना करता, क्योंकि गैप्स बहुत ज्यादा है। फिर 19 20 10 बना देता, थोड़ा बहुत फर्क कर देता, फिर तो अलग ही बात हो जाती। यहां तक समझ में आ गई बेटा? क्लियर? प्लीज इसको लिख लो। ऑनलाइन क्लियर है सबको ये? प्लीज लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द कूलम फोर्स। हाँ जी बेटा, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम में नहीं होता, नहीं होता। एक प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1 है उसका, तो प्रोटॉन होगा ना सर, न्यूट्रॉन कहां से आया? न्यूट्रॉन होता तो वो एटॉमिक नंबर में भी एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर में जुड़ता ना। उसका मास नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है ना, H11, मतलब एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। ठीक है जी, वो क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, प्रोटॉन का मास होता है 1.007825 AMU में, इलेक्ट्रॉन का होता है 0.0000, फिर उसके बाद शुरू होता है। तो जब ऐड करोगे सेकंड प्लेस तक आते आते मौत हो जाती है उसकी, तो इसीलिए ओवरऑल मास आप उसी का लेते हो। ठीक है, प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का बहुत छोटा होता है। खुद सोचना यार, वो 10 टू पावर माइनस 27 है और इलेक्ट्रॉन का माइनस 31 है, तो 4 प्लेस तो वो ऑलरेडी आगे से शुरू हो रहा है। तो ये 1.67 है, वो तो बेचारा आगे जाके अपना इफेक्ट डालेगा ना, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। आगे द कूलम फोर्स वर्सेस 1/r², ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखो क्या करोगे, ध्यान दो इधर, उसी इंटरप्रिटेशन का है। यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान दो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, इधर आपको नजर आ रहा होगा इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है। तो मुझे क्या दिखा कि पहली चीज मुझे दिखी इससे कि Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव होगा, ये दिखा। दूसरा मुझे दिखा कि Q2 इंटू Q3 नेगेटिव होगा, राइट? Q1 Q2 पॉजिटिव होगा प्रोडक्ट में, और Q2 Q3 प्रोडक्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, पहली बात। दूसरा, स्लोप Q1 Q2 का ज्यादा है, Q1 Q2 का कम है, Q2 Q3 का ज्यादा है। मतलब वैल्यू वाइज Q1 इंटू Q2 छोटा होगा, वैल्यू वाइज Q2 इंटू Q3 से। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला द चार्ज ऑन Q2 इज पॉजिटिव। इस सिचुएशन में आपको बोला
इफ Q2 इज पॉजिटिव, इसका मतलब Q1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट? Q2 अगर पॉजिटिव है तो Q1 भी पॉजिटिव है। अच्छा, Q2 अगर पॉजिटिव है तो Q3 क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, राइट? Q3 क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक, ये हो गया। द चार्ज ऑन Q2 इज पॉजिटिव एंड हैज द लीस्ट मैग्नीट्यूड। Q2 का सबसे छोटा मैग्नीट्यूड है। अब Q2 का बेचारे का सबसे छोटा मैग्नीट्यूड है, Q2 का सबसे छोटा मैग्नीट्यूड है, मतलब यहां इस सिचुएशन से क्या आया? मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ Q3। था तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q3 सबसे बड़ा होगा, Q1 से बड़ा होगा, और आपको सिचुएशन में दिया है Q2 सबसे छोटा मैग्नीट्यूड का है। मतलब सिंस Q2 हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड, तो आप क्या बोलोगे? Q3 का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा, Q1 का मैग्नीट्यूड उससे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा, और Q2 बेचारा सबसे छोटा होगा। डंगर, ठीक है? ये बात हो रही मैग्नीट्यूड की बात हो रही है उसने, क्योंकि मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बोला ना, साइन का तो मतलब ही नहीं है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, और अगर वैल्यू वाइज बोला होता, सिर्फ उसमें बोला होता, तो फिर देखो, अगर सपोज सिर्फ ये मैग्नीट्यूड वाइज बोला मैंने, अगर क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं सिर्फ चार्ज बोला होता, तो पॉजिटिव चार्ज विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज ऑलवेज, क्योंकि वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ध्यान देना, Q3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है Q1 से, Q3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है Q1 से, Q1 पॉजिटिव है, Q3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है Q1 से, मतलब, और Q3 क्या है? नेगेटिव, मतलब Q3 वैल्यू वाइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा कि नहीं होगा? बिकॉज Q3 इज नेगेटिव। तो अगर साइन इज टेकन इनटू अकाउंट, अगर साइन आप लोगे तो आप बोलोगे Q3 सबसे छोटू है, Q3 सबसे छोटा है, और Q2 क्या होगा? Q3 से बड़ा, और Q1 इन सबसे बड़ा। क्यों सबसे बड़ा? क्योंकि Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, और उसने बोला है Q1 और Q2 में Q2 छोटा है, तो Q2 छोटा है तो Q1 उससे बड़ा है, और Q3 सबसे बड़ा है, बट साइन नेगेटिव लगने के कारण वो क्या हो गया? सबसे छोटा। तो अगर तो साइन कंसिडर करते हो तो Q3 लेस देन Q2 लेस देन Q1, Q3 लेस देन Q2 लेस देन Q1। ओके, ये दो देखो सेम बन गए, ये क्वेश्चन दोनों में सेम बना हुआ है। नहीं 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 नहीं, Q3 कोई है Q3 लेस देन Q3 सबसे पहला, तो अगर ये साइन कंसिडर करते हो आप, तो आंसर होगा ए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ, तो इसमें ए ही होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ क्योंकि मॉड लिखा नहीं हुआ बेटा, Q2 का मैग्नीट्यूड बोला लीस्ट है, पर यहां पे मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, सिर्फ Q1 Q2 Q3 लिखा है, फिर ए होगा इसका आंसर, ए होगा। मैग्नीट्यूड स्पेसिफाइड नहीं है, मैंने ये मैग्नीट्यूड पढ़ के सॉल्व कर लिया, बट उससे बोला था कि ये चार्ज Q2 का वो दिया हुआ है और आपको Q1 Q2 Q3 का रिश्ता निकालना है, तो इसका ए आंसर माना जाएगा। ठीक है, प्लीज इसको लिख लो, एक्सप्लेनेशन लिख लो, इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लो। कोई नेक्स्ट 21st, अ चार्ज Q इज फिक्स्ड इन पोजिशन, एक कैपिटल Q चार्ज है उसको फिक्स कर दिया, ये कैपिटल Q चार्ज है इसको जमा दिया। Another charge small q is brought near Q and released from rest, यहां से इसको रिलीज कर दिया। Which of the following graphs is correct representation of acceleration of charge Q as a function of distance? कितनी दूर रखूंगा? देखो, जो फोर्स होती है वो होगी K Q Q by R square, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं? सो एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो ग्राफ कैसा बनेगा? इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ, डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगी, इस तरह का ग्राफ। ए, ठीक है, समझ गए? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, केस स्टडी। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय, पता है, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा।
the two same amount of charges repel each other with a Coulomb's force of 58 Newton and separated by a distance of 4 centimeter. तो 58 is equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 मतलब Q square by distance का square 4 centimeter 4 into 10 to the power minus 2 का square. मानते हो? ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q स्क्वायर स्क्वायर रूट करो, Q आया 4 into 10 to the power minus 2 अपॉन 3 10 to the power 4 रूट 10 बचा 58 रूट 58 ये आ गया 4/3 रूट 5.9 into 10 to the power minus 6 कूलम. रूट 5.9 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग 2.3 मान लेता हूं, 2.4 ले लेते हैं चलो, 2 पॉइंट कुछ होगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 पॉइंट कुछ को, ये 9 के आसपास आंसर आ गया, 9/3 ये 3 के आसपास आंसर आ जाएगा, 3 माइक्रोकूलम के आसपास का आंसर है, ये रहा 3.21. चलो ठीक है, समझ में आ गई बात, तरीका समझ में आया एमसीक्यू में जुगाड़ लगाने का. सो ऐसे सोच लिया करो. टू बहुत पास होते, 3 पॉइंट के 2-3 ऑप्शन होते, फिर मेरे को करना पड़ता सॉल्व. 2 charge spheres having same charge इतना, if the separation between them is doubled, what will be the ratio of the force to final to initial? Distance double कर दिया तो force क्या हो जाएगी 1/4, तो final force upon initial force क्या हो गई 1/4, तो रेशियो क्या होगा 1/4. ठीक है जी. थर्ड, 2 point charges इतना इतना attract each other with the force of इतना, separation between the charges r कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो गया f नहीं r स्क्वायर हो गया k q1 q2 by f. k is 9 into 10 to the power 9, चार्ज है 3.6 माइक्रो, दूसरा है 6.2 माइक्रो divided by f. What is the f? 0.07. 7 into 10 to the power minus 2. कैलकुलेट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा. 2 point charges इतना इतना separated by 15 centimeter and -8 microcoulomb is at the right side of charge of +4. तो +4 इधर सोचना है, -8 इधर सोचना है. Find the magnitude of the electric force and the direction. Magnitude क्या हो जाएगा k 4 माइक्रो 8 माइक्रो by distance 15. पेशेंस का इम्तिहान ले रहा है ये फोर्स आ जाएगी और डायरेक्शन क्या होगी टूवर्ड्स लेफ्ट. डायरेक्शन क्या होगी टूवर्ड्स लेफ्ट, अट्रैक्ट करेगा ना, सो डायरेक्शन क्या हो गई टूवर्ड्स लेफ्ट. आगे फिफ्थ, 2 charges इतना इतना आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस इन एयर, रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम 1:1. ठीक है, नहीं बेटे ये प्लस है, अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, समझ में आ गया. मैंने ये 8 माइक्रोकूलम पे फोर्स देखी है, वो पूछी है फोर्स 4 माइक्रोकूलम पे, तो वो होगी टूवर्ड्स राइट, वो हो गई टूवर्ड्स राइट. और नंबर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैंने 8 पे देख लिया था, वो 4 पे पूछा. ठीक है, तो ये थे इसके सारे न्यूमेरिकल्स. घर पे जो जो डाउट्स थे उनको रिपीट कीजिए. अगली क्लास में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे. बताओ. ठीक है, थैंक यू.